नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के वोटिंग के अनुसार साइंस का ज़्यादा वोटिंग आया, तो उसके अनुसार साइंस चालू किया जा रहा है। आज से साइंस चालू हो जाएगा। आपको दो दो दिन सप्ताह में मिलेगा। संडे मंडे हो जाएगा आपका फिजिक्स, उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा आपका केमिस्ट्री, और फ्राइडे सैटरडे हो जाएगा बायो। तो यहाँ से तीनों सब्जेक्ट जो है हम लोग एक सीक्वेंस के अनुसार चलेंगे। जैसे कि आपका फिजिक्स 2 दिन, केमिस्ट्री 2 दिन और बायो 2 दिन चलेगी। तो अभी एक एक दिन का इधर हो जाएगा, फिर आपको मंडे से किया जाएगा। तो इसके साथ देखिए, आप सभी का एक संदेश है। आप सभी को एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरे चैनल पर 51,000 से अधिक व्यूज़ क्रॉस कर गए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। चलते हैं अब हम लोग अपने क्लास पे। एक चीज़ और बोलूँगा कि जितने लोग ने अभी तक बेल आइकन, बहुत लोगों ने ऑन नहीं किया है, वो लोग कृपया बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच जाए जल्द से जल्द। चलिए देखिए, कह रहा है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है। तो न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है क्या? ठीक है, तो जब कोई भी दो वस्तु रखी जाती है जहां कोई भी फोर्स ना लगे, तो वहां समझिए कि एक ना एक फोर्स लगेगा, वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण। तो यही है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, मतलब कि ये हर जगह लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल। ठीक है, देखिए यहाँ दो वस्तु है m1 और m2, जो कि आपका मास है। तो इनके द्रव्यमानों का गुणनफल होता है, और इनके समानुपाती तथा इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या होता है? दोनों वस्तु के बीच की दूरी होती है r, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आया g, तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनल हटेगा f, ये जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल f से डिनोट करेंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? मास 1, मतलब वस्तु 1 का द्रव्यमान, और m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, तो यहाँ से दोनों वस्तु का हो गया। और ये जो होता है फोर्स, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, ये जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? आर स्क्वायर का। ठीक है, तो अगर दूरी दोगुनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। तो ये सब क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आप सभी को ध्यान देना है। अब देखिए, यहाँ पर जो जी होता है वो एक नियतांक होता है जिसका वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, इसका जी का वैल्यू भी कभी कभी आता है। तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए, ये यूनिट जो है, यूनिट कैसे आता है? तो यहाँ देखेंगे m1 m2 क्या है, तो इधर ए फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, अब न्यूटन के इधर लाएंगे तो ये क्या है आपका? रेडियस है। तो रेडियस का क्या होता है? दूरी। दूरी में क्या होता है आपका? एसआई यूनिट मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर दो मास है, मास का वेट हम लोग किससे नापते हैं? द्रव्यमान को। तो वो होता है आपका केजी से। तो किलोग्राम जो होता है केजी, ये क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लीकेशन में है, अगर इधर लाएंगे इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। कहने का मतलब कि ये हो जाएगा केजी पर केजी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, जी का वैल्यू भी कभी कभी आता है। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट चीज बनता है कि जी का वैल्यू, ये जी क्या होता है? ये जी होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व बल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जी का जो वैल्यू होता है वह शून्य कहाँ होता है आपको? तो पृथ्वी की केंद्र पर। ठीक है, पृथ्वी की केंद्र पर होता है। ठीक है, तो इस जी का फॉर्मूला क्या होता है? इस जी का फॉर्मूला होता है आपका mm/r²। इसमें जी हट जाता है। ठीक है, एम होता है मतलब mm, मतलब एम बड़ा एम हो गया, और ये जो हो गया छोटा वस्तु का द्रव्यमान एम हो गया, और इसमें हो गया mm/r²। ठीक है, तो ये जो जी होता है, ये आपको पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पृथ्वी से देखेंगे इसकी दूरी केंद्र पर क्या हो जाएगी? आर हो जाएगा आपका 0। रेडियस तो यहाँ से केंद्र पे ही लेंगे, तो रेडियस तो यहाँ शून्य हो जाएगा आपका। तो आर जो है वो शून्य जब लेंगे,
तो शून्य से जब किसी भी चीज से भागा देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा भाई, 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है विषुवत रेखा पर g का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, और ध्रुव पर जो होता है g का मान अधिकतम होता है। ये दोनों चीज ध्यान देना हम लोग को। तो ध्रुव का मान कहाँ अधिकतम होता है, ध्रुव पे g का मान अधिकतम होता है, और कहाँ न्यूनतम होता है, तो विषुवत रेखा पे। ये भी क्वेश्चन आपको आएगी। ठीक है, चलिए क्लियरली एकदम समझते चलना है एक एक पॉइंट साइंस का हम लोग को, ताकि कोई डाउट नहीं रहे। अब देखिए कह रहा है ऊंचाई पर g का मान घटता है। जैसे ये मेरा पृथ्वी है, तो ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी की जो सतह होती है, ठीक है, रेडियस यहाँ पर हो गया, रेडियस पर g का मान जो है वो अधिक होता है। ये छोटा g किसका बात कर रहे हैं हम लोग, आप सभी को पता है, ये है आपका गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल बोल सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण होती है जहां तक g का इंडिकेशन। तो ये गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो क्या होता है आपको g, ये आपको ऊंचाई पर मान इसका घटता है और नीचे भी जाने पर आपको घटता है। तो इसका महत्तम होता है ये आपका सतह पर, मतलब ये जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है आपका g, वो कहाँ महत्तम होता है आपको, वो पृथ्वी की सतह पर होती है। ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन, महत्तम होता है वो पृथ्वी की सतह पर। अंदर जाएंगे तो भी घटेगा और बाहर जाएंगे तो भी घटेगा, मतलब ऊंचाई पे जाएंगे, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाएंगे, मतलब इस सतह से ऊपर जाएंगे तो भी g का मान घटेगा। क्लियर। अब कह रहा है ग्रहीय गति के नियमों का खोज कौन किया था, केपलर ने किया था। ये भी आपको बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ग्रह का गति केपलर, और ग्रहीय गति का खोज जो है वो कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है कि ग्रहीय गति का नियम जो है वो नियम जहाँ आएगा, 3 नियम था इसका, वो तीनों नियम का जब बात करेगा तो वो केपलर का हो जाएगा, और जब खाली गति का, ग्रह के गति का बात करेगा तो वो हो जाएगा आपको कोपरनिकस। ठीक है, दोनों में हमेशा ध्यान दीजिएगा, नियम पूछेगा आपका तो केपलर, और गति केवल पूछेगा तो आपका कोपरनिकस, नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का खोज किया गया था। ठीक है, सबसे पहले दूरबीन का खोज कौन किया, गैलीलियो। आगे कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम होता है और गति घटने पर g का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रहेगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो देखिए सूर्य भी आपका एक वस्तु की कार्य करता है। ठीक है, और जो आपका पृथ्वी है ये भी क्या है, एक तरह से वस्तु है। तो यहाँ पर तो आपको गुरुत्वाकर्षण लगेगी ही लगेगी। तो ये कह रहा है कि सूर्य द्वारा जब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगती है, वो सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए अब बराबर इसलिए समझना है, ये पृथ्वी है ये सूर्य है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल मान लीजिए सूर्य हमसे बड़ा है, तो अगर इसका बड़ा रहता, ठीक है, अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बड़ा रहता तो ये क्या करता है, पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने लगता। ठीक है, क्योंकि जिसका बल तुलनात्मक बल अगर अधिक हो गया तो जाहिर सी बात है जिसकी तुलना में बल ज्यादा होगा वो खींचेगा ज्यादा। तो जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो ये क्या है आपका एक लिमिट सर्किट पे घूमते रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक ग्रहीय पाथ जो है या ग्रहीय गति जो करती है वो हमेशा न्यूट्रल है। तो वो कारण है आपका गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होना। ठीक है, अगर ज्यादा कम बेसी होगा तो परिणाम आप समझ सकते हैं कि वो उसके तरफ जाने लगेगा और उसमें जाकर समाहित हो जाएगा या टक्कर कर जाएगा। ठीक है, चलिए नो डाउट, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण पर दोनों ही बराबर होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करेक्ट, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी कर दी जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या अंतर पड़ेगा। देखिए, तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, F बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर पढ़े थे अभी आप लोगों ने। तो देखिए यहां पर बताए थे कि दूरी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको 2 कर दिया जाए, 2r कर दिया जाए, तो 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर नीचे हो जाएगा। बाकी तो सब कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट कह रहेगा ही, खाली दूरी बढ़ रही है। तो दूरी दोगुना हुआ तब परिणाम कितना होगा, 1/4 हो गया।
तो पहले की अपेक्षा में पहले केवल r² था, अगर ये 2 लगा रहे हैं तो मेरा 1/4 हो जा रहा है, तो ये पहले की अपेक्षा में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आइए, अब देखते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर 1 घंटा का क्लास आपको 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1 घंटा का प्रॉपर क्लास दूंगा मैं, और साइंस हम लोग ऐसा पढ़ना है कि दोबारा आप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, क्लास में ही हम लोग को सब याद होते चले। कह रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान उसके भार से भिन्न हो, क्योंकि देखिए द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। ठीक है, द्रव्यमान वस्तु की जो होती है वो एक निश्चित क्वांटिटी होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, जिसको हम लोग मास बोलते हैं। ठीक है, तो मास मतलब द्रव्यमान आपका कांस्टेंट होता है। अब भार जो है, भार क्या होता है कि किसी भी उस पिंड द्वारा, जो जिस वस्तु का, मान लीजिए अगर ये वस्तु है, अगर इसका मास m है, तो किसी भी पिंड अन्य पिंड द्वारा जो इस पे बल लगेगा, ठीक है, जो इस पे बल लगेगा अन्य पिंड द्वारा, वो मल्टीप्लाई होके क्या होता है, भार के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी पर अगर g है तो इसका भार क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। क्लियर, तो वही कह रहा है कि पिंड और द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि द्रव्यमान जो है एक चर राशि है, जबकि भार स्थिर रहता है। तो भार स्थिर नहीं रहता, द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो देखिए यहाँ पर आइए, द्रव्यमान डी ऑप्शन तो दे ही रहा है, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर डी दे रहा है। कह रहा है पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है, किंतु भार एक बल है। तो बल आपको बताए कि बल लगता है, तो वही आपका भार होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी पिंड का भार जो है, ठीक है, तो भार आपका कहाँ ज्यादा होगा, विषुवत पे, विषुवत रेखा पे कि ध्रुव रेखा पे। तो द्रव्यमान भार बराबर क्या होता है आपका, m इंटू जी होता है। तो m तो कांस्टेंट रहता है, मास कभी बदलता नहीं है किसी भी वस्तु या पिंड का। g का वैल्यू हर जगह बदलता है, गुरुत्वीय त्वरण बदल जाएगा आपका। तो ये जो है g का वैल्यू जो है वो कहाँ होगा, अधिकतम कहाँ होता है आपका, तो जिसमें g वैल्यू ज्यादा रहेगा, ज्यादा से गुणा करेंगे तो ज्यादा वैल्यू मिलेगा। तो ध्रुव पर क्या होता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने, ध्रुव पर g का मान बड़ा होता है, इसलिए वहां पर पिंड का भार भी अधिकतम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करें विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, इसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर कोई भी जो है मेन कारण क्या है कि इसका रेडियस हम लोग को पता होगा। रेडियस जो होता है वो क्या होता है, एक हम लोग को पता है कि ये नारंगी की आकार की होती है। कैसा होता है, यहां बनाते हैं, एक इस तरह का नारंगी के आकार का होता है। ठीक है, तो अगर केंद्र से इसकी दूरी देखी जाए तो ये क्या है, एक तरह से छोटा पड़ता है, और ये जो है भूमध्य रेखा आपको इस तरह से है, तो ये क्या है आपका थोड़ा दूरी पे पड़ेगा। तो ये आपको होता क्या है कि यहाँ पर इसका मुख्य कारण बनता है इसका रेडियस। तो रेडियस यहाँ पर कोई दिया नहीं है, घूर्णन गति है, ये भी घूर्णन गति है, या आकर्षण बल दे रहा है, ये आपका पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ देखिए डी ही दे रहा है, इसमें से कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इसका मुख्य रीजन क्या है कि पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। तो त्रिज्या विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है, और ध्रुव पर ये दूरी जो है इसका पृथ्वी का कम है। तो यहाँ से क्या होता है कि कोई चीज थोड़ा नजदीक रहता है तो उस पर बल ज्यादा लगाने की शक्ति होती है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर क्रमशः कह रहे WP और WE है। ठीक है, तो ध्रुव पर तो ऐसे ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ज्यादा होगा। कह रहे पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब घूर्णन रुक जाएगा तो WE में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अगर घूर्णन बढ़ती है तो वो क्या होता है, कम हो जाता है, और घूर्णन कम होती है तो जी का वैल्यू बढ़ जाता है। अभी पढ़ा है आप लोगों ने। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पोल का है, अगर पृथ्वी घूमती है वो किसके सापेक्ष घूमती है भाई, तो ध्रुवों के सापेक्ष घूमती है। ठीक है, ध्रुव के सापेक्ष घूमती है पृथ्वी। तो ये तो है पोल पे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, ये तो यहाँ अगर यहाँ से रोटेशन हो नहीं रहा है, यहाँ अगर रुक जाएगा तो ये परिवर्तन तो हो जाएगा ना। तो ध्रुव पे तो जैसे पहले भी नहीं रोटेशन में था ना, अब भी है।
ठीक है, ध्रुव पे एकदम एकदम नगण्य चल रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि P में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, P में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब जो आपको पिंड का भार WP पे है वो वही रहेगा, लेकिन WE का क्या होगा, WE का आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो WE जैसे कि गति अगर कम होती है तो क्या होता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो वहां पर बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि लिफ्ट में कोई व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट, सिंपल सी बात है, ये आप लोगों ने लिफ्ट जब पढ़ा होगा तो आपको याद होगा क्या होगा, या आप, ये तो कॉमन चीज है, जब आप ऊपर जाएंगे तो लिफ्ट का भार क्या होता है, भारी होता है, और नीचे कोई चीज गिरता है तो उसमें हल्कापन आता है। तो इसमें देखिए जब समान वेग से ऊपर की ओर जा रही हो तो ये तो नहीं होगा, सामान्य वेग में कोई महसूस होगा नहीं, जब त्वरित करके जाएगा तब इसमें ज्यादा हम लोगों को महसूस होगा, ठीक है। तो ऊपर की ओर त्वरण से जब गमन करेगा तब जाकर ये हमको ज्यादा महसूस होगा, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, तो हम लोग सी लेकर चलेंगे, ठीक है। देखिए आपका आंसर सी भी दे रहा है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यही है, ऊपर अगर जा रहा है अगर कोई लिफ्ट, तो यहाँ पर आर क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर इसलिए ज्यादा होगा कि यहाँ पर mg जो है मास इंटू जी, आपका जो गुरुत्वीय बल लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो बल लग रहा है, तो वो mg क्या करेगा, उसको कम करेगा, तो वो हमारे भार को जब कम करेगा और ऊपर जाएंगे तो अपोजिट ये काम करेगा, इस पे फोर्स डबल लगेगा, तो मेरा भी वेट और इसका गुरुत्वाकर्षण का भी वेट हम ही पे महसूस होगा, तो भारी लगेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। करें किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, तो देखिए हम लोग को सबसे पहले समझना है कि चंद्रमा पर जो होता है जी का वैल्यू क्या होता है, पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर 6, यहाँ पर अगर उसका वेट जो है वो, अगर वहां पर यहाँ पर अगर उसका भार 6 न्यूटन आ रहा है तो वहां जाकर कितना मिलेगा, उसका 1 न्यूटन भार मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर चंद्रमा का क्या होता है, ये मून का कम हो जाएगा, अर्थ का हमेशा ज्यादा होता है। तो वहां पर इसका रीजन क्या है कि वहां पर जो है भार में अंतर पाया जाता है 1/6। क्यों, क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू अलग अलग वेरीज करता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, तो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा और चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कम होगा। तो उसका द्रव्यमान सॉरी बदलेगा नहीं, यहाँ द्रव्यमान बोल दिया, तो द्रव्यमान जो है वो तो बदलता नहीं है, द्रव्यमान सेम रहेगा और भार जो है वो बदलेगा, ठीक है। तो देखते हैं द्रव्यमान किस में नहीं बदल रहा है, तो द्रव्यमान भिन्न होगा, नहीं होगा, उसका द्रव्यमान और भार दोनों भिन्न होगा, नहीं, फिर उसका द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान तो सेम रहेगा किंतु भार भिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो भार इसका बदलेगा, देखिए यही है आपका, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। आइए कह रहा है कि एक समान गति से घूर्णित शिफ्ट की शाफ्ट है, शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है, ठीक है, एक गेंद बंधा हुआ है आपका, ये धागा है, शाफ्ट है। कह रहा है कि शाफ्ट के अचानक रुक जाने पर धागा शाफ्ट में लिपटने लगा। यहाँ से ये क्या होता है, आपको इसमें आके धागा अगर घुमा रहे हैं इधर तो ये क्या होता है, आकर इसमें लिपटने लगता है। तो कह रहा है कि और गेंद का कोणीय वेग क्या होता है, देखिए कोणीय वेग क्या होगा, वो आपको बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि वो जो था लंबवत था, अब तो लंबवत जाएगा नहीं, तो कोणीय वेग क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोणीय वेग बराबर यहाँ दे भी रहा है आपका, क्या होता है, रेखीय वेग और कोणीय वेग ओमेगा, ये जो है W जिसको हम लोग बोलते हैं θ/t होता है। थीटा क्या है आपका, तो वही है कोणीय वेग का। तो यहाँ पर जितना वो डिग्री पे बनाता है और जितना टाइम होता है वो आपका कोणीय वेग होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी मतलब ये हो गया रेखीय वेग, क्या होता है कोणीय वेग इनटू रेडियस, ठीक है। तो रेडियस पे डिपेंड करेगा आपका। तो कुल मिला जुला कर कहने का मतलब है कि ये बढ़ेगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। और कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन पर सेकंड, जैसे कि हमारा वेग का मात्रक होता है क्या, मीटर पर सेकंड। तो उसी तरह से कोणीय वेग में तो कोण चलता है, तो कोण का क्या मात्रक है, रेडियन पर सेकंड, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक गोल पीपे या बैरल जिसको हम लोग बोलते हैं, कह रहा है उसको खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है।
क्योंकि, ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर अगर किसी वस्तु को खींच कर ले जाएंगे, ठीक है, तो इसके बीच में दो सतहों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा, अपोजिट फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बल, ठीक है। किसी भी वस्तु को अगर रगड़ कर ले जाते हैं तो उसको अवरोध करता है, और जब ढकेल के ले जाएंगे तो उसमें तो फोर्स एक्सटर्नल लगने की संभावना है नहीं, क्योंकि जो टचिंग है उसको हम लोग रोलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वो कम होता है। तो यही है आपका मेन रीजन कि खींच के ले जाने में, लुढ़का कर ले जाने में आसानी पड़ता है। तो इसका मेन कारण देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्पी घर्षण, या जिसको हम लोग स्लाइडी फ्रिक्शन बोलते हैं, मतलब स्लाइड करने वाला, रगड़ने वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी तुलना में क्या होता है, लोटनिक घर्षण जो है वो कम होता है। क्लियर है, आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कम लगेगा तो हमको कम बल लगाना भी पड़ेगा, आसानी पड़ेगा, सुगम होगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, ये बुक जो है या ये जो आपको क्लास दिया जा रहा है, ऐसा क्लास है, ऐसा तो बुक है, लेकिन आपको जितनी भी एक्सटर्नल चीज है वो मेरे द्वारा जरूर बताई जाएगी। ठीक है, तो आते हैं अब यहाँ पर देखिए कर है, यहाँ पर बाकी डिफिनीशन दिया हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए कर है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना क्या कहलाती है, तो जड़त्व के गुण इसको दर्शाता है, जड़त्व का गुण उसको बोलते हैं। जैसे गिलास में जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु जो है वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, चाहे वो गति में है तो गति में रहेगा, और अगर रेस्ट में है, स्थिर है, तो स्थिर ही रहना चाहेगा। ठीक है, तो जैसे ग्लास में पानी अगर रखे हुए हैं तो उसमें तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई गति नहीं है, तो वो क्या होगा, आपको इनर्शिया में, जड़त्व में रहेगा। तो वहां अगर हम लोग कार्ड अगर लटका कर उसको, कार्ड को खींच भी दे, तो वो क्या चाहेगा अपना, कि वो स्थिर रहना चाहेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो कह रहा है कि उसका त्वरण दुगना होगा या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, वेग जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। मतलब किसी भी वस्तु का संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो वही कर रहा है, तो यहां पर ध्यान देंगे हम लोग, तो गतिज ऊर्जा से भी तुलना कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका, हाफ mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो जब वेग को दुगना करेंगे, वेग यहाँ दुगना होगा, तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 4 गुना हो जाएगा, 4v², 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ तो 4 गुना दे नहीं रहा, गतिज ऊर्जा आपका दे नहीं रहा कि 4 गुना है, ये 2 गुना की बात कर रहा है। स्थितिज ऊर्जा कह रहा है दुगुना होगा, या फिर यहाँ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, संवेग देखिए दुगुना, यहाँ पर वेलोसिटी को अगर दुगुना कर दे 2v, तो इसमें 2mv आ सकता है आपका, तो संवेग आपका दुगुना हो जाएगा। बी ऑप्शन ऐसे भी दे रहा है, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला भी देख लिए। आइए देखते हैं व्याख्या में आपका क्या दे रहा है। तो वही है, एक चीज हम लोग पढ़ेंगे कि संवेग क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक भारी एवं हल्के पिंड एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ये तो सिंपल चीज है, अगर पिंड पर एक समान बल लग रहा है और एक ही अवधि के लिए लग रहा है, तो एक ही अवधि मतलब कि पर सेकेंड अगर समान बल लग रहा है, ठीक है, अगर पहला सेकेंड में भी 1 से 2 सेकेंड के बीच में अगर लगा रहे हैं 5 न्यूटन बल, अगले में भी देखें 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में भी देख रहे हैं कि उसमें 5 न्यूटन का बल लगा हुआ है। ठीक है, फिर 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में भी देखें तो आपका 6 न्यूटन बल, 5 न्यूटन ही बल है, चूंकि बल कह रहा है समान है, 5 न्यूटन बल ही है। ठीक है, यहाँ आपका 5 न्यूटन बल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो, मतलब कि सब में 1 सेकंड में कितना निकल रहा है, 5 न्यूटन। तो ये पिंड क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो एक ही संवेग में गतिमान रहेगा, वो उसका कोई भी बदलने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसमें संवेग जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, चूंकि एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा नहीं तो उसके गति में कोई परिवर्तन होगी नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहे 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के
ऊपर अगर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य कितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। तो यहां पर क्या होता है कि एफ वर्क डन बराबर होता है एफ एस बाई कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस क्या होता है, बल होता है, फोर्स होता है, एफ विस्थापन हो गया एस, और आपका कॉस थीटा होता है एंगल वेरीज करता है। ठीक है, तो एंगल देखते हैं, आपको देख लीजिए। तो अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ है, और यहाँ से उठाकर अगर हम 1 मीटर ऊपर रख लें, ठीक है, 1 मीटर ऊपर कहने का मतलब अगर यहाँ से उठाए और इसी एंगल पे यहाँ ले जाए, ठीक है, तो यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ से एक तरह का एंगल जो बनाएगा आपका, वो एक 90 डिग्री का, इसके प्रोपोर्शनल फोर्स जो यहाँ लग रहा था 90 डिग्री पे बनाएगा। तो कॉस थीटा, कॉस जब एफ एस कॉस थीटा रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस 90 का वैल्यू जब 0 देगा तो पूरे वैल्यू को क्या कर देगा, ये शून्य कर देगा। तो ये आपका कार्य हम लोग क्या किए, शून्य किए। ठीक है, मैंने साइंस के भाषा में वहां पर कार्य शून्य करेंगे। चाहे 1 मीटर पे ले जाएं या 20 किलो का वजन हो, तो यहाँ पर सब काम एक ही होगा, शून्य। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक चीज हम लोग और जानेंगे कि कार्य क्या है, एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो अभी बताया, फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर इसको दुगुना कर दें तो 2v का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4v स्क्वायर हो जाएगा आपका, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया जो है घड़ी में क्या करता है। तो घड़ी में आपको पहले हम लोग चाबी देते हैं तो वो स्थितिज हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है उसमें चाबी देने से। ठीक है, तो वो ऊर्जा फिर क्या होता है, आपको चाबी दिया हुआ स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो धीरे धीरे आपको घड़ी को प्रोवाइड करके चलाती रहती है। तो उससे क्या होगा आपको, तो हमारा स्थितिज ऊर्जा उसमें संग्रहित कर देते हैं। डी ऑप्शन दे रहा है, स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित करते हैं चाबी देकर। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है आपका, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। तो mg तो आप लोग पढ़ा ही कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण द्वारा जो बल लगता है वो mg होता है। और अगर काम करने का पूछेगा स्थितिज ऊर्जा बराबर, तो जितना ऊंचाई पर, अर्थात अगर यहाँ कोई रखा हुआ है वस्तु तो इसको जितनी ऊंचाई पर ले जाएंगे वो वर्क डन होता है आपका, उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि तनी हुई गुलेल जो है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर गुलेल को तानेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ तो दूरी का काम करेंगे ही, एक ही हाइट पे, या छाता की कमानी है या छत का खड़ा बालक है, तो नीचे से अगर बालक छत पे गया तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुआ पोजीशन का, ऊपर गया तो। ठीक है, तो ये सब जो है सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। कर रहा है कि स्थिर आलंब से लटकते एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा है, तो उस पदार्थ का क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक आलंब है, ठीक है, और एक धागा लटका हुआ है और वो क्या कर रहा है, इधर उधर झूल रहा है। तो पदार्थ में क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर बी गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। सही बात है, जब ये दोल रहा है तो गतिज ऊर्जा जो है वो तो होगा ही इसमें, तो गतिज ऊर्जा ही हम बोलेंगे। बाकी तो स्थितिज ऊर्जा थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, यहाँ पर कुछ हो जाएगा, यहाँ पर कुछ हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी तो ज़्यादा है, एम भी स्क्वायर होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, आपको यहाँ पर गतिज ऊर्जा हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो बराबर होगा नहीं। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कन्वर्ट करते रह रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है आपका यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुक जाता है, जिससे, अर्थात झुकने का कारण क्या होता है पहाड़ पर। तो देखिए जो मेरा बॉडी है उस समय सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि स्लोप जो होती है पहाड़ की, वहां पर मेरा बदल जाता है। तो गुरुत्वीय केंद्र के अनुसार जो है वो मेरा पोजीशन चेंज होता है स्लोप के कारण। पहाड़ चूंकि खड़ा होता है, स्लोप होता है, तो हम लोग अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, झुकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अस्तित्व या स्थिरता को वृद्धि हेतु या बनाए रखने हेतु आपका
ये कार्य करते हैं कि आगे झुक जाते हैं हम लोग। अगर सीधे टाइट खड़ा रहें तो क्या होगा कि हम लोग लुढ़क सकते हैं। तो वही है आपका मेन रीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, जैसे कि जो टेलीविजन वगैरह की कास्टिंग होती है, वो क्या होता है, घूर्णन काल, उसका आवर्त काल जो होता है वो 24 घंटा के बराबर होता है। अर्थात वो हमारे सापेक्ष जो है 24 घंटा जैसे चक्कर लगाती है चंद्रमा, चंद्रमा जैसे आपका, वो तो 1 महीने के होते ही चंद्रमा का पृथ्वी की तुलना में, लेकिन जो पृथ्वी जो लगाती है घूर्णन अपने अक्ष पे तो वो क्या होता है 24 घंटा का है। तो 24 घंटा में क्या है कि एक चक्कर जब रोटेट करेगा तो हमारी जो तुल्यकाली उपग्रह है वो क्या है, कंपैरिजन अगर बराबर रहेगा तभी मेरे पास जो है रेगुलर उपग्रह का वो जो रे होता है वो साथ साथ मेरे आते रहे। तो इसीलिए उसका भी तुल्यकाल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि आपका परिक्रमारत अंतरिक्ष यान जो उपग्रह होती है जो परिक्रमा करते रहती है, कह रहा है कि एक सेब या पिंड बाहर छोड़ा जाए तो क्या होगा। तो देखिए वो तो अगर पिंड को छोड़ दे तो वहां वो अगर एक समान गति से घूम रहा है, इसका मतलब वहां पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है, एकदम नगण्य है। तो वहां पर जब वो कोई बाहरी फोर्स काम नहीं करेगा तो वहां से अगर उस उपग्रह से कोई वस्तु फेंकेंगे तो जहां है वहीं उसी के साथ घूमना चालू कर देगा। तो वही हो जाएगा आपका कि यान के साथ ही उसी वेग से गमन करने लगेगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के लिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। क्योंकि देखिए ये फर्स्ट क्लास है, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। बाकी का क्वेश्चन जो है 22 से हम लोग वो कल से करेंगे। तो 21 तक आज रखते हैं। कल वीडियो आपको दूंगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के वीडियो देने के बाद आपको बायोलॉजी का दूंगा संडे को। ठीक है, तो हम लोग मंडे से प्रॉपर वे में इस पे काम चालू करेंगे। तो आज से साइंस आप सभी का चालू है। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा समझाने का तरीका, क्या एफर्ट और करना चाहिए, क्या सुधार कर सकते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक बात आप सभी को फिर से ध्यान दिला दूं कि आप लोग बेल आइकन ऑन बहुत कम लोगों ने किया है। मेरे सब्सक्राइबर के 50% लोग भी नहीं किए, तो बेल आइकन प्लीज ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत। और जैसा कि रेगुलर चल रहा है तो आपको रेगुलर मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।